तो चलिए आगे बढ़ते हुए, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की। एक आम सोच ये है कि कोविड के बाद बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्लॉटिंग का डर होता है। तो इसकी सच्चाई के बारे में आप कुछ बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें आधा बिल्कुल सही है और आधा बिल्कुल गलत, मेरी ओपिनियन में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है। ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम कोविड, ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए पब्लिक ने फाइब्रिनोजन टेस्ट होता है, डी डाइमर टेस्ट होता है, ये सब हमने कॉन्सेप्ट सुने हैं। तो अम, इस 1 साल में हमने ये सीखा है कि जब पैंडेमिक शुरू हुई थी तो हमें लग रहा था कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। 1 साल में हमने देखा है कि ज़्यादा है, बशर्ते ज़्यादा है, पर शायद उतना घबराने की बात नहीं है जितना हम पहले घबरा रहे थे। तो हमारे कुछ रिकमेंडेशंस चेंज हुए हैं। अब हमने ये कहा है कि जो लोग आउट पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं कोविड के लिए, मतलब सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट हो रहे हैं, उन्हें शायद ब्लड थिनर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है। जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उन्हें प्रिवेंटिव डोजेस ऑफ ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है और उनमें हाई रिस्क, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है क्योंकि उनका हाई रिस्क है ब्लड क्लॉटिंग का। जिन लोगों को ब्लड क्लॉट डायग्नोज होगा कोविड के बाद, उन्हें थेरेप्यूटिक डोजेस ऑफ ब्लड थिनिंग एजेंट्स दिए जाएंगे और 3 महीने तक देने का रिकमेंडेशन है। जो लोग हाई रिस्क हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उन्हें शायद डिस्चार्ज भी हॉस्पिटल से किया जाए प्रिवेंटिव डोजेस ऑफ ब्लड थिनर्स। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिनमें जो कोविड के पेशेंट्स हैं रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डोजेस ऑफ ब्लड थिनर्स एंड थेरेप्यूटिक डोजेस ऑफ ब्लड थिनर्स। अब आई बात एक्सरसाइज की। तो इसका एक्सरसाइज से लेना देना कम है। अगर आपका कोई ब्लड क्लॉट का डायग्नोसिस नहीं हुआ है और आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू करें। बल्कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद या घर पे जब आप बेहतर फील कर रहे हैं, तो हफ्ते में 2-3 बार हल्की हल्की एक्सरसाइज करना और बेड रिडन ना हो जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप बेड रिडन हो गए या आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर इंक्रीज क्लॉटिंग। तो एक्चुअली आप अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल में पहुंच गए तो यू आर पैराडॉक्सिकली इंक्रीजिंग योर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जबकि आप सोच रहे थे कि आपका ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क आप उससे कम कर रहे हैं। तो पहले तो एक्सरसाइज कीजिए, दैट हैज़ टू बी गाइडेड बाय योर कैपेसिटी एंड यू हैव टू बिल्ड अप ऑन इट ग्रेजुअली। बट एक्सरसाइज ना करना ये गलत सलाह होगी। जिन लोगों को ब्लड क्लॉट हुआ भी है, उसमें द रिकमेंडेशन इज अर्ली एम्बुलेशन। ये पुरानी सोच है कि जिनको पैरों में ब्लड क्लॉट है उन्हें बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए, वरना वो ब्लड क्लॉट लंग्स में ट्रैवल कर जाएगा। जब वो, तो अगेन इट इज गाइडेड बाय योर कैपेसिटी, बट द रिकमेंडेशन इज अर्ली एम्बुलेशन एज टॉलरेटेड। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोग एक्नॉलेज करें कि कोविड इज़ अ हाइपरकोएगुलेबल स्टेट और ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क ज़्यादा है, बट उसे कंफ्यूज ना करें। एक्सरसाइज करना कोविड से रिकवरी के लिए बहुत लाभदायक है। और खासकर मैं इसमें भी ऐड कर दूं कि कुछ पेशेंट्स जो और भी वल्नरेबल है, जैसे कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं या कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो अपने डॉक्टर से पूछें। और इसी से मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ ये भी एक सवाल रहेगा कि फिजियोथेरेपी का इसमें रिकवर्ड पेशेंट्स में क्या रोल है, और अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो क्या शुरू में कुछ फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में वो सजेस्ट कर दें कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर क्या रहेगा ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल, बिल्कुल सही। आई थिंक कोविड से रिकवरी में फिज़ियोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, योगदान है। तो पोस्ट कोविड के बाद वीकनेस होना, फटीग होना, ये काफ़ी कॉमन है और धीरे-धीरे हमें एक्सरसाइज कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है। जिन लोगों को माइल्ड इलनेस हुई है, वो शायद घर पे, हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, वो खुद कर सकते हैं। बट जिन लोगों को मॉडरेट टू सिवियर इलनेस हुई है, उन्हें शायद एक स्ट्रक्चर्ड और मॉनिटर्ड प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आजकल इंटरनेट की वजह से ये फ़ायदा है कि फिज़ियोथेरेपी कई तरीके से दी जा सकती है। ये वेब बेस्ड हो सकती है, मतलब आपके घर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इंक्रीजेस एक्सेस टू फिज़ियोथेरेपी। या इन पर्सन हो सकती है, जिन मरीज़ों को बुज़ुर्ग हैं या काफ़ी वीक हैं और घर पे सपोर्ट नहीं है, तो उन्हें फ़िज़िकली ज़रूरत है कि कोई इन पर्सन आकर करे, वैसे की जा सकती है। या कई जो बहुत ही वीक हैं, उन्हें
इन पेशेंट रिहैब सेंटर्स में भी फिजियोथेरेपी की जा सकती है। और फिजियोथेरेपिस्ट एक मैंने कहा स्ट्रक्चर्ड और मॉनिटर्ड, मतलब कोई अपनी क्वालिफाइड पर्सन अपनी देख रेख में धीरे धीरे रिकमेंडेशंस के हिसाब से और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाएगा। और वो कुछ 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, जैसे कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मतलब आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाना, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करना, इम्प्रूव करना अंटिल योर बैक टू योर बेस लाइन। और दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं बीमारी के कारण या स्टेरॉयड यूज़ के कारण, उनको ये देखना कि कौन सी मसल ज़्यादा वीक हैं, कहाँ फोकस करना है, कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत उनका योगदान रह सकता है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो आई थिंक खुद एक्सरसाइज करना और गाइडेड एक्सरसाइज करना दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, बट एक ओपन माइंड रखना कि फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से यू कैन एनहांस योर रिकवरी, ऑप्टिमाइज योर रिकवरी, expedite your recovery, I think is a good idea.